डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम महेश है और मैं तमिलनाडु के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आज जिन घटनाओं से मैं आपको अवगत कराने वाला हूं, वो घटनाएं मेरे गांव में घटी थी और इसी के कारण हमारे गांव में जो शमशान घाट है उसका इस्तेमाल करना सबने अब बंद कर दिया है। तो सबसे पहली जो घटना घटी थी वो हमारे गांव के एक आदमी के साथ घटी थी। उनकी उम्र उस समय 45 साल थी। तब मैं 13 साल का था और उन्हें थुन्नई अंकल कहा करता था। बात रात की है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और उन्होंने छतरी ली हुई थी। उन्हें अपने खेत में कुछ परेशानी आ रही थी क्योंकि उनके खेत से कुछ समय से सब्जियां गायब हो रही थीं। कोई ना कोई तो रात के वक्त उस खेत में आता और सब्जी उखाड़कर वहां से चला जाता। थुन्नई अंकल पूरा दिन उस खेत के आसपास निगरानी करते रहते, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने महसूस किया कि उनके खेत से कोई सब्जी चोरी कर रहा है। यही कारण था कि वो रात के वक्त खेत में जाने लगे और पहरा देने लगे। और इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो छतरी लेकर रात के 10 बजे थुन्नई अंकल ने सोचा था जो बरगद का पेड़ है वो उसके नीचे बैठे रहेंगे, छिपकर बैठेंगे बिना कोई रोशनी को किए। जैसे ही कोई उनके खेत में आता है वो उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। ये सोचकर थुन्नई अंकल उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठ चुके थे और इस बार बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि आसपास खेत में पानी भरने लगा था। थुन्नई अंकल को लगा कि जो भी चोर है उसके लिए ये सबसे आसान चीज़ होगी। बारिश में कोई बाहर निकलने वाला नहीं, आसानी से वो यहाँ पर आ सकता है और उसके बाद खेतों से सब्जी को उखाड़कर ले जा सकता है। कोई भी उस पर शक नहीं करेगा। थुन्नई अंकल 1 घंटे तक वहीं पर बैठे हुए थे। उन्हें अब तक नींद नहीं आई थी क्योंकि उन्हें उस आदमी पर खुन्नस बहुत ज़्यादा थी जो उनके खेत में चोरी कर रहा होगा। थुन्नई अंकल ने तब उस मूसलाधार बारिश में देखा, दूर से एक औरत चलती हुई खेत की तरफ आ रही है और वो खुद को ऐसे छिपाने की कोशिश कर रही है ताकि कोई उसे देख ना पाए। धीरे धीरे वो औरत खेत के करीब आ चुकी थी और जैसे ही वो खेत में घुसी, थुन्नई अंकल अब समझ चुके थे कि ये वही औरत होगी जो खेत में चोरी करती है और रात के वक्त वो सब्जी को उखाड़कर ले जाती है। चलती हुई तो उस तरफ से आई है, यानी कि हमारे गांव की रहने वाली होगी। थुन्नई अंकल ने आवाज़ नहीं की, बल्कि चलते चलते वो आगे की तरफ हुए जहां से निकलने का रास्ता था। थुन्नई अंकल को लगा कि वो औरत खेत से बाहर निकलेगी और उसके बाद गांव की तरफ जाएगी तो मैं उसे पकड़ लूंगा। थुन्नई अंकल उस कच्चे रास्ते पर खड़े रहे, लेकिन तभी उनकी नज़र जब पड़ी, वो औरत खेत के दूसरी तरफ से निकली और पीपल के पेड़ के पीछे से निकलती हुई किसी और तरफ चली गई। इससे पहले कि थुन्नई अंकल उसे आवाज़ लगाते या उसके करीब जा पाते, वो औरत बहुत दूर निकल चुकी थी। फिर थुन्नई अंकल को लगा इस समय उसका पीछा करना सही नहीं होगा। क्या पता वो पकड़ी जाए या ना जाए। वैसे भी बारिश में आवाज़ लगाने पर आवाज़ सही से पहुँचे या ना पहुँचे, अगर वो बचकर निकल गई कभी वो पकड़ में नहीं आएगी। एक बार तो चोर को पकड़ना होगा, तभी मुसीबत हमेशा के लिए टल पाएगी। वो औरत जा चुकी थी। थुन्नई अंकल उसके बाद वहीं खेतों में रहे और उन्हें लग रहा था हो सकता है कोई और भी खेतों में चोरी करता हो, लेकिन खेतों में कोई नहीं आया। थुन्नई अंकल ने अगले दिन हमारे घर में आकर मेरे पिता को इसके बारे में बताया था। मेरे पिता और मेरे दादाजी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे क्योंकि हमारे गांव में एक रिवाज था, कोई चोरी नहीं करता,
अगर किसी को मुसीबत है, कुछ खाना चाहता है या कुछ पहनने की कमी है, तो गांव वाले इकट्ठे होकर रुपए उनको दे दिया करते ताकि उनकी मदद हो। इसी कारण हमारे गांव में कभी चोरी नहीं होती थी। लेकिन इस बार कोई ऐसा था जो चोरी कर रहा था। मेरे दादाजी ने कहा, ऐसा करेंगे, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन थुन्नई अंकल ने कह दिया, ये कोई औरत है और मैं नहीं चाहता इस बात का बतंगड़ बने। मैं बस आपसे सलाह लेने के लिए आया हूं। क्या मैं उसे पकड़ूं? क्या मैं उसे सजा दूं या रहने दूं? वो मेरे खेत से सब्जी ले जाती रहे। मेरे दादाजी जो बहुत ज़्यादा सख्त थे, वो एक टीचर थे, इसीलिए उन्होंने कहा, जब कोई गलती करता है, हम अगर वो छोटी गलती है उसे माफ़ कर सकते हैं, लेकिन इससे वो बिगड़ जाएगा और भविष्य में बड़ी गलतियां कर सकता है। तुम ऐसा करो, उसे पकड़ो, उसे डांटो, हो सकता है छोटी मोटी सजा भी दो, जिसके बाद वो औरत कभी भी तुम्हारे खेतों से किसी भी सब्जी को चुरा न सके। और इससे ये भी पता चल जाएगा आखिर हमारे गांव में वो कौन है जो खेतों में जाकर चोरी करता है। थुन्नई अंकल मेरे दादाजी की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं ऐसा ही करूँगा। जिसके बाद अगली रात भी थुन्नई अंकल उसी पेड़ के नीचे बैठे औरत के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन पूरी रात वो औरत वहाँ पर नहीं आई। 2 दिनों तक वो औरत वहाँ पर आई ही नहीं। सब्जी भी वैसी की वैसी, किसी ने अब उखाड़ी नहीं थी और थुन्नई अंकल को लगा, हो सकता है इस औरत को पता चल गया होगा। बारिश में जब मैं उसके पीछे जाने की कोशिश कर रहा था, तब उसे महसूस हो गया कोई पीछा कर रहा है। इसी कारण वो दोबारा यहाँ पर नहीं आना चाहती। लेकिन ये चौथी रात थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी। जब थुन्नई अंकल छतरी लेकर 10 बजे उस खेत के पास पहुंचे, वो इंतजार कर रहे कि कोई खेत में आएगा, लेकिन वो औरत पहले ही खेत के अंदर थी और शायद अंदर से सब्जी को उखाड़ रही थी। थुन्नई अंकल को गुस्सा आया। पहले तो वो उसे ऐसे ही पकड़ना चाहते थे, क्योंकि खेतों के बीच एक खास जगह वो नजर आई। जब थुन्नई अंकल खेतों में भागेंगे तो आवाज होगी, वो औरत हो सकता है एक तरफ से निकल जाए। तो थुन्नई अंकल को लगा, मैं इंतजार करता हूँ, जिस तरफ जाती हुई मुझे ये दिखेगी, छिपकर मैं उस तरफ चला जाऊंगा। वैसे मुझे लगता है वो उस तरफ से आती है और इस तरफ जाती है, मैं यहाँ छिपता हूँ, फिर उसका पीछा करूंगा, आखिर वो जाती किस तरफ है। थुन्नई अंकल वहीं पर छिपे रहे। जैसा उन्होंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो औरत खेत से बाहर निकली, उसके बाद पेड़ के पास से निकल रही, लेकिन उसे महसूस हो गया कोई यहाँ छिपकर उसका इंतजार कर रहा है। थुन्नई अंकल उस औरत को पकड़ना चाहते थे, लेकिन छूना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे उसे घेर ले, उसके बाद उसके बारे में बोले, बुरा भला बोले और ये पता करे वो कौन है। लेकिन वो औरत के भागने की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी। थुन्नई अंकल भी खुन्नस पे थे। वो उस औरत का पीछा करते रहे। वो औरत भागती भागती गांव के एक तरफ शमशान घाट की तरफ जा रही थी। आखिर वो औरत उस तरफ क्यों जा रही है? क्योंकि वहां से दूसरे गांव में जाने का रास्ता था, लेकिन बीच में काफी नदियां पड़ती थी और रात के वक्त उस सड़क का इस्तेमाल कोई नहीं करता था। जैसे ही वो औरत भागती भागती शमशान घाट के पास पहुंची, थुन्नई अंकल ने आवाज लगाकर बार बार कहा, इतनी तेज मत भागो, गिर जाओगी, चोट लगेगी, रुक जाओ। देखो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें बात तो करनी होगी, क्यों चोरी करती हो? लेकिन वो औरत सुनने का नाम नहीं ले रही थी। जल्दी से भागती भागती शमशान घाट की दीवार को फांदकर वो शमशान घाट के अंदर जा चुकी थी। जिसके बाद थुन्नई अंकल सोच रहे कि उन्हें शमशान घाट के अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। यहां एक कहावत है, कई बार रात के वक्त आपको शमशान घाट के अंदर कुछ ऐसा नजर आता है जो आपको डरा सकता है और इससे आपके शरीर पर गंभीर बीमारी लग सकती है। रात के वक्त, वो भी खास तौर पर जब बारिश हो रही हो, शमशान घाट में कभी नहीं जाना चाहिए। इसके बाद थुन्नई अंकल को यह भी लगा, सब्जी ही चोरी की है, ज्यादा तो कुछ नहीं किया, एक बार इसे बुरी बुरी धमकी देता हूं। थुन्नई अंकल उस दीवार के बाहर खड़े हो चुके थे
और उस औरत को धमकी दे रहे थे, तुम जो भी हो, अगली बार मेरे खेत से तुमने सब्जी को चोरी किया तो मैं काट डालूंगा, तेज धार हथियार में अपने पास रखूंगा और तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। अब भी वक्त है, तुम शमशान घाट से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें गांव में लेकर जाऊंगा मुखिया के पास, और उसके बाद वो जैसा कहना चाहेंगे वैसा कहेंगे, बाहर निकल आओ। लेकिन वो औरत शमशान घाट से बाहर नहीं आई और थुन्नई अंकल को भी लगा, एक औरत के लिए मैं तो शमशान घाट में दोबारा जाने वाला नहीं। तो थुन्नई अंकल उस औरत को जवाब दिए बिना वहां से वापस लौट आए थे और अब वो खेत में भी नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगा उन्होंने उस औरत को सबक सिखा दिया है, इसके बाद वो औरत कभी भी खेत में आने की हिम्मत नहीं करेगी। तो थुन्नई अंकल अपने घर चले गए। अगले दिन उन्होंने मेरे दादाजी को इस घटना के बारे में बताया था। दादाजी कह रहे थे, ये अच्छा हुआ कि तुम शमशान घाट में नहीं गए, ऐसे शमशान घाट में कभी रात के वक्त नहीं जाना चाहिए जब बारिश हो रही हो। लेकिन थुन्नई अंकल कह रहे थे, अगर दोबारा वो मेरे खेत में आई, इस बार मैं सच में पीछा करूंगा और मैंने उसे कुछ झूठ नहीं बोला है, मैं अपने पास किसी न किसी तरह का तेजधार हथियार रखूंगा। अब मुझे नहीं पता वो औरत है या कोई लुटेरा है, मैं तो एक लुटेरा और कातिल सोचकर ही वार करूंगा। आप खुद ही देख लीजिए, मुखिया जी से बात कर लीजिए। मेरे दादाजी थुन्नई अंकल को समझा रहे थे कि वो एक औरत है, हो सकता है वो भूखी हो इसीलिए सब्जी ले जाती हो, तुम्हें उस पर वार नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, इस चीज की तुम्हें आजादी है कि वो चोर है और तुम चोर को पकड़ सकते हो, भले ही वो मर्द हो या औरत। थुन्नई अंकल को मेरे दादाजी की बात अच्छी लगी थी कि मास्टर जी सही कह रहे हैं, अब तो कोई लिहाज नहीं करूंगा, वो औरत है मैं पकड़ लूंगा। पहले तो मैं सोच रहा था कि हाथ नहीं लगाऊंगा क्योंकि पराई औरत को ऐसे हाथ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर कोई बार बार चोरी करता है तो उसे सजा देने के लिए पकड़ना तो पड़ेगा। थुन्नई अंकल इस तरह हमारे घर से गए थे और सबको लग रहा था वो औरत दोबारा नहीं आने वाली, अब उसे डर रहेगा कहीं वो पकड़ में ना आ जाए और इससे वो बहुत ज्यादा बेइज्जत होगी। लगभग 2 से 4 दिनों तक खेत से कोई सब्जी चोरी नहीं हुई थी। फिर से खेत से सब्जी चोरी होना शुरू हो गया और थुन्नई अंकल बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। 5 दिन लगातार खेत से सब्जी रात के वक्त चोरी होती रही और थुन्नई अंकल ने मेरे दादाजी को कहा, घर में आकर देख लीजिए, अब कुछ भी होगा, खून खराबा होगा, मैं देख लूंगा। एक बार उसे मैं पकड़ने वाला था, छोड़ दिया आपके कहने पर, अब मैं छोड़ने वाला नहीं। मेरे दादाजी ने समझाया, वार मत करना, वैसे पकड़ सकते हो। लेकिन थुन्नई अंकल बड़े गुस्से में थे, इस बार शायद वो औरत के साथ कुछ ना कुछ बहुत बुरा करते। फिर उसके कई दिनों बाद थुन्नई अंकल रात को छतरी लेकर बारिश में अपने खेत में गए थे और उन्हें लग रहा था ज्यादातर जो चोरी हो रही है वो बारिश वाली रात को ही हो रही है। शायद इसका फायदा उठाकर वो औरत खेतों से काफी ज्यादा सब्जी उखाड़ कर ले जाती है, फिर आगे कुछ दिनों तक उसके घर का चूल्हा जलता रहता होगा। भले ही थुन्नई अंकल दिल के बड़े थे, वैसे भी अपने खेत की सब्जी वो बांट दिया करते कभी कभी, लेकिन कोई चोरी करता है तो वो रुकने वाले नहीं थे, वैसे ईमानदार थे। रात को वो पेड़ के नीचे बैठे हुए दूर से उन्होंने उस औरत को देख लिया। थुन्नई अंकल छिप चुके थे क्योंकि अब वो उस औरत को पकड़ना चाहते थे। जैसे ही उस औरत ने खेतों के बीच से कोई ना कोई सब्जी निकाली होगी, उसके बाद वो पेड़ के पास से निकलने वाली, थुन्नई अंकल ने उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़कर बाजू की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उस औरत को पता था कि पेड़ के पीछे कोई छिपा हुआ है। यही कारण था कि वो औरत बहुत तेजी से एक तरफ भागने लगी। भागती जा रही थुन्नई अंकल, जिनका वजन 90 किलो था, हट्टे कट्टे थे और कहते हैं अगर वो किसी की कलाई को पकड़ लेते, चाहे जो हो जाए, कोई कलाई छुड़ा नहीं पाता था। तगड़े बहुत थे, अपने हाथ से कई बार पत्थर को तोड़ दिया करते। तो वो एक बार उस औरत की कलाई को पकड़ लेना चाहते थे ताकि वो भाग ना पाए।
लेकिन थुन्नई अंकल के भागने की रफ्तार थोड़ी कम थी। ज्यादा वजन होने के कारण वो औरत बहुत तेजी से आगे भागती गई। थुन्नई अंकल ने एक बार पत्थर मारा था, लेकिन वो औरत भागती भागती शमशान घाट के अंदर छिप चुकी थी। थुन्नई अंकल तब शमशान घाट के बाहर खड़े हो गए और इस बार धमकी देने लगे, तेरी गर्दन को धड़ से मैं अलग कर दूंगा। ओ चोरनी, बाहर निकला, अपनी मर्जी से बाहर आ, वरना मैं अंदर आऊंगा और घसीट कर बालों से तुझे बाहर लेकर जाऊंगा। और मैं झूठ नहीं बोल रहा, बालों से घसीट कर तुझे गांव तक लेकर जाऊंगा। चोरनी चोरनी कहकर कल तुझे पेड़ पर बांध देंगे सब। मुखिया जी से मैं खुद बात कर लूंगा। निकला, अगर तू रहम चाहती है तो निकला। शमशान घाट से कोई औरत बाहर नहीं आई और थुन्नई अंकल को लगा, इस बारिश की रात में लगता है मेरे हाथों को एक कत्ल हो जाएगा। तब आगे वाली दीवार को फांद कर थुन्नई अंकल भी शमशान घाट के अंदर थे, क्योंकि शमशान घाट का वो जो गेट था शाम के वक्त वो बंद कर दिया जाता था। उसका रख रखाव कुछ लोग करते थे जो गांव के रहने वाले थे। बारी बारी वो इस गेट के आगे ताला लगाने का काम किया करते। तो रात के वक्त अब चाबी किसके पास है ये तो कभी किसी को पता नहीं रहता। थुन्नई अंकल छलांग लगाकर जब अंदर पहुंचे, उनके हाथ में छतरी थी, एक हाथ में टॉर्च थी। उन्हें लग रहा था कि ये छोटा सा शमशान घाट है और यहाँ छिपने की कोई खास जगह नहीं होगी और वो औरत एक कोने में होगी, भागने की कोशिश करेगी लेकिन भाग नहीं सकती। दूर से तो दीवार पर चढ़ गई, अब दीवार पर चढ़ना उसके लिए कोई आसान काम नहीं होगा। यहां तीन तरफ से जो दीवारें थी बहुत ज्यादा ऊंची, उन्हें तो फांदा नहीं जा सकता था। एक तरफ वाली वो दीवार जिसे फांद कर वो अभी शमशान घाट के अंदर घुसे थे, तो असंभव था कि वो औरत बचकर चली जाती। फिर शमशान घाट की वो छोटी सी इमारत जिसके ऊपर टीन लगी हुई, एक तरफ वाला पिल्लर, उसके पीछे से रोने की आवाज आने लगी। थुन्नई अंकल को लगा वो औरत अब खुद को बेचारा साबित करेगी, दया की भीख मांगेगी। लेकिन अब मैं छोड़ने वाला नहीं, कुछ चमाटे तो जरूर मारूंगा, क्योंकि बिना थप्पड़ के ऐसी चोरनियों को सुधारा नहीं जा सकता। थुन्नई अंकल चलते चलते उस पिल्लर के करीब पहुंचे। उन्हें लगा था उसके पीछे एक औरत होगी जो कमजोर सी होगी, रोएगी, गिड़गिड़ाएगी। लेकिन जैसे ही थुन्नई अंकल ने उस पिल्लर के पीछे देखा, टॉर्च उस पर मारी जो उसके पीछे थी, हैरान हो गए। उस औरत ने साड़ी जरूर पहनी हुई थी, लेकिन उसका जो मुंह था वो एक भेड़िए की तरह था, जैसे कोई जानवर हो। फिर उससे हंसने की आवाज आने लगी। उसकी जो बाजुएं थीं वो भी किसी जानवर की तरह, बहुत ज्यादा उस पर बाल आए हुए थे। तो नई अंकल ये देखने के बाद खुद को संभाल नहीं पाए। टॉर्च उनके हाथ से छूट चुकी थी और फिर उस भयानक औरत ने थुन्नई अंकल को पकड़ने की कोशिश की। उनका छाता, उनकी टॉर्च वहीं पर गिर गई। जान बचाने के लिए उन्होंने उस दीवार को इतनी ज्यादा तेजी से फांदा कि वो जो औरत थी वो पकड़ने की कोशिश करती रह गई। कंधे को और कलाई को 2 बार उसने पकड़ा था। थुन्नई अंकल थोड़े मोटे थे, इसीलिए खुद को छुड़ा पाए। फिर वो बड़ी रफ्तार से भागे, ऐसे भागे जैसे मौत उनके पीछे हो। जान गए थे ये कोई साधारण औरत नहीं है, ये कोई भूत है या कोई छलावा है। छलावा रूप बदलता है और जब डराता है ऐसा डराता है कि दिल का दौरा पड़ जाए। और थुन्नई अंकल समझ लो कि लगभग दिल का दौरा पड़ने तक पहुंच चुके थे, ऐसे डरे थे। भागे भागे वो गांव में अपने घर आए और उस रात वो दीवार के साथ बुड़बुड़ाते रहे। उनकी पत्नी भी उनसे पूछ रही थी आखिर क्या हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को बस इतना बताया, मैं शमशान घाट में गया था, जल्दी बाल्टी में पानी निकालो और उसमें गंगा जल डालो, मुझे नहाना है। जल्दी से वो नहाए। फिर वो पूरी रात आरती करते रहे, भगवान का नाम लेते रहे और अगले दिन वो दादाजी के पास आए थे। थुन्नई अंकल ने रात को घटी उस घटना के बारे में दादाजी को बताया। फिर गांव के कई लोग हमारे घर में आए थे और बस यही बात हो रही थी।
कि उन्हें एक छलावा नजर आया है। ये छलावा जो उस शमशान घाट में रहता है, और सब ने मिलकर जैसे उसका नाम शमशान छलावा डाल दिया। सब कह रहे थे कि रात के वक्त अब उस शमशान घाट की तरफ कोई नहीं जाएगा। हो सकता है वहां पर वो जानवर किसी पर हमला करे। कभी कभी वो इंसान जैसे बन जाते हैं, हमें बहकाते हैं, और हो सकता है अगर तो नए अंकल की जगह कोई कमज़ोर इंसान होता जो भाग ना पाता, तो वो छलावा उसे मौत के घाट उतार देता। फिर उस शमशान घाट में कई लोग मिलकर गए थे। वो जो टॉर्च थी उसकी धज्जियां उड़ाई जा चुकी थी, जैसे किसी लोहे की आरी से उसे कई बार काटा हो। छोटे छोटे टुकड़े पूरे शमशान घाट में बिखरे पड़े थे, और वो छतरी का हाल भी कुछ ऐसा था जैसे किसी जानवर ने उस छतरी को पूरी तरह से फाड़ डाला हो। इस घटना के बाद हमारे गांव में बहुत ज़्यादा दहशत थी, लेकिन कुछ समय उस शमशान घाट में जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। लेकिन समय समय पर जब हमारे गांव में किसी की मौत होती तो उसकी लाश को वहीं पर ले जाया जाता उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। रात के वक्त भी कई बार लोग वहां पर रुके और उन्हें वहां पर कोई शमशान छलावा नजर नहीं आया। इसीलिए धीरे धीरे कुछ लोग कहने लगे थे कि ये जो घटना थुन्नई के साथ हुई है ये एक काल्पनिक घटना है। लगता है किसी औरत ने किसी मुखौटे को पहना होगा और थुन्नई को बहुत ज़्यादा डरा दिया होगा। 6 महीने ऐसे ही बीत चुके थे, लेकिन हमारे गांव में किसी भी तरह की डरावनी घटना नहीं हुई थी। लेकिन फिर एक और डरावनी घटना ने हमारे गांव को हिलाकर रख दिया था। ये बात तब की है जब नवरात्रि आने वाले थे। उस समय दादाजी, जो कि हमारे गांव के एक मंदिर में भी जाया करते थे, लेकिन आसपास के जितने और मंदिर थे, दादाजी की जान पहचान बहुत ज़्यादा थी। कई लोगों की मदद दादाजी ने की थी। इसीलिए वो गांव के लोग भी ये कहते कि आप अगर हमारे गांव के मंदिर में भी कम से कम 5 मिनट के लिए इन 9 दिनों के लिए आ जाएं तो बहुत अच्छा होगा। तो मेरे दादाजी कह दिया करते, ज़रूर, ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मेरे दादाजी अतिथि के तौर पर उन गांव में भी जाया करते, लेकिन ये काम करने में उन्हें कुछ परेशानी ज़रूर होती थी। कारण था कि किसी एक गांव में वो गए हैं, वहाँ पर खाने का इंतज़ाम भी होता, और वहाँ पर जब पूजा पाठ चल रहा होता तो मेरे दादाजी पूजा पाठ के समय कभी भी उठते नहीं थे। तो ऐसे ही लगभग 7 गांव थे जहाँ पर दादाजी को जाना पड़ता, और दादाजी एक छोटी साइकिल लेकर हर एक गांव में जाते ज़रूर, भले ही उन्हें अंधेरा हो जाए। ये पहली नवरात्रि की रात थी। वक्त होगा 8 बजे। अंधेरा हो चुका था। उस गांव से मेरे दादाजी साइकिल चलाकर आ रहे, और उन्होंने अपने पूरे के पूरे रास्ते का चुनाव कर लिया था कि वो पहले हमारे गांव में जो मंदिर है वहाँ पर जाया करेंगे, फिर सबसे पीछे वाले मंदिर में जाया करेंगे, फिर एक तरफ वाले उस गांव में जाया करेंगे, और आखिर में वो गांव जो हमारे गांव के साथ लगता था, फिर उस तरफ से साइकिल लेकर दादाजी घर की तरफ आते। ये रूटीन वो फॉलो करना चाहते थे, जैसा कि वो हर साल किया करते थे। इस बार 8 बजे साइकिल चलाते हुए वो उस शमशान घाट से लगभग आधा किलोमीटर पहले ही थे, वहाँ खाली जगह पर। जब उनके साइकिल की चेन उतर गई, वो चेन चढ़ाने के लिए साइकिल से नीचे उतरे थे। पहले तो वो साइकिल चला रहे तो साइकिल की आवाज़ आ रही थी, अब पूरी तरह से सन्नाटा था और वहाँ पर अंधेरा भी था। लेकिन मेरे दादाजी साइकिल के आगे एक टॉर्च लगाए होते ताकि आगे देखा जा सके। तो दादाजी ने महसूस किया जैसे आसपास कोई फावड़े से ज़मीन को खोद रहा हो। लेकिन रात के 8 बजे कोई ऐसा क्यों कर रहा होगा? आसपास की जो ज़मीन थी वो बंजर ज़मीन थी, वहाँ पर कोई खेती नहीं करता था। कह सकते हैं कई गांव की सहमति से कुछ ज़मीन ऐसी होती है जहाँ पर किसी को खेती करने दी नहीं जाती, लेकिन इसे सुरक्षित रखा जाता है कि भविष्य में अगर किसी तरह की कोई इमारत बनानी हो या गांव की भलाई के लिए कुछ और करना हो तो इस खाली ज़मीन का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन उस ज़मीन पर
अंधेरे में फावड़े से कोई क्यों खोद रहा होगा। दादाजी ये देखने के लिए साइकिल की चेन चढ़ा चुके थे। उन्होंने साइकिल को ताला लगाया। टॉर्च लेकर वो उस आवाज की तरफ जाने लगे। एक बार वो देखना चाहते थे रात के अंधेरे में कौन खुदाई कर रहा है, लेकिन जैसे ही दादाजी उस जगह पहुंचे, ये एक भारी सा आदमी था जिसका वजन 100 किलो से ज्यादा होगा और कद भी 6-6.5 फुट का होगा। लेकिन अभी दादाजी दूर ही थे। टॉर्च की रोशनी जब उस पर पड़ी, जल्दी से उसने वो फावड़े को उठाया और एक बड़ा थैला। उस थैले में क्या था किसी को नहीं पता, लेकिन घबराहट के मारे वो ऐसे भागा कि 2 बार गिरा भी था। और दादाजी ने आवाज लगाकर कहा था, कौन हो तुम? रुको रुको, बात तो करो। लेकिन वो बात करना नहीं चाहता था। थैला लेकर वो वहां से बड़ी जल्दी भाग गया और उसके भागने के तरीके को देखकर दादाजी समझ चुके थे कि ये जो भी इंसान था, जो कर रहा था, वो साधारण काम नहीं था। कोई चोरी चकारी या कुछ और करना चाहता होगा। रात के अंधेरे में उस जगह से दादाजी बाहर निकले और अगली सुबह उन्होंने लोगों को बताया। गांव में 6 से 7 लोगों को लेकर, जिनमें मेरे पिताजी भी शामिल थे, दादाजी पहुंचे उस जगह और फिर कहने लगे, रात के अंधेरे में कोई 6-6.5 फुट का आदमी यहां पर खुदाई कर रहा था। देखो तो आखिर वो क्या खोद रहा था। जैसे ही गांव वालों ने उस जगह देखा, वहां उन्हें कोई खास चीज नहीं मिली, लेकिन जैसे खोद खोद कर किसी ने एक छोटी सी कब्र बनाई हो। ये कब्र होगी कोई 3 से 4 फुट की। यहां माना जाता है कि किसी की उम्र अगर 6 साल से कम है, उस बच्चे को जलाया नहीं जाता, उसे दफनाया जाता है। यकीनन किसी बच्चे को दफनाने की वो कोशिश कर रहा था और इस जगह पर अगर वो बच्चे को दफना कर चला जाता तो कभी पकड़ में नहीं आता। ये बात सुनने के बाद दादाजी ने आसपास के 5 गांवों तक ये खबर पहुंचा दी कि शायद किसी ने या तो अपने बच्चे को मारा है या किसी और के बच्चे को मार डाला है, जिसका कद काफी ज्यादा है, 6-6.5 फुट का आदमी, और वो लाश को दफनाने के लिए हमारे गांव में आया था। ढूंढो, क्या बच्चा गायब है कोई? आसपास के गांव में ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी, लेकिन कहीं भी कोई भी बच्चा गायब नहीं था और ना ही किसी ऐसे आदमी के बारे में वो पता कर पाए जो 6-6.5 फुट का हो और रात के वक्त ऐसा कुछ करता हो। वैसे आसपास लंबे चौड़े कई आदमी थे, उससे मिलते जुलते तो कई आदमी थे, लेकिन हर किसी पर शक नहीं किया जा सकता। तो दादाजी ने कहा, कोई बात नहीं, अगर सही समय पर हमें पता लगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हमारी तरफ से भी होगी। दूसरी रात फिर से दादाजी उसी तरफ से आ रहे और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वहां उन्हें वैसा कुछ दोबारा मिलेगा। दादाजी को उस जगह पर खास ध्यान था, कोई यहां खड़ा तो नहीं मिलता, और खास तौर पर ऐसा कोई 6 से 6.5 फुट का। तो वो बड़े ध्यान से उस जगह से निकल रहे और वहां से उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। जब उन्हें बच्चे के रोने की आवाज ऐसी सुनसान जगह पर सुनाई दी, तब उनके रोंगटे खड़े हो गए और एक बार उनके दिमाग में ये आया, हो सकता है वो कोई ऐसा कातिल है जो बच्चों को जिंदा दफनाता है, और ऐसे शैतान होते हैं। तो दादाजी को लगा कि वहां उस बच्चे की मदद करनी चाहिए। बिना सोचे बेझिझक उन्होंने साइकिल को उस जगह पर लगाया। उसके बाद टॉर्च को लेकर जहां से बच्चे की आवाज आ रही थी, वो उस तरफ भागने लगे और वहां पर उन्हें वो लंबा चौड़ा आदमी नजर आया। लेकिन दादाजी अब रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने सोचा हुआ था कि बच्चे की जान वो बचा कर रहेंगे, इसीलिए वो पीछे पीछे भागने लगे। और उस आदमी ने जो झूला पकड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि आवाज झूले से ही आ रही होगी। आखिर आसपास और कोई बच्चा तो है नहीं। वो आदमी भांप चुका था और कोशिश देखिए दोबारा वहीं पर करने आया था। वो आदमी आगे आगे, दादाजी पीछे पीछे थे। दादाजी ने उसे कई गालियां दी ताकि वो रुके और बच्चे को बचाया जा सके। दादाजी की उस समय उम्र 65 से 70 साल थी, इसीलिए दादाजी थोड़ा थोड़ा हाँफने भी लगे थे, लेकिन एक बच्चे की जान बचाने के लिए वो खुद को मार भी देने को तैयार थे।
लेकिन उस आदमी की रफ्तार तेज और वो भागता गया और बच्चे के रोने की आवाज़ अचानक बंद हो गई। पता नहीं कहाँ वो छिप चुका था या भाग चुका था या उसने बच्चे के मुंह पर हाथ रखा। 2 घंटे दादाजी वहां पर बच्चे की तलाश करते रहे, उस आदमी की तलाश करते रहे। वहां से निकलकर दादाजी चलते चलते गांव में आए और गांव से लगभग 6 से 7 लोगों को उन्होंने अपने साथ लिया ताकि उस बच्चे को ढूंढा जा सके। लेकिन रात के वक्त पूरी कोशिश करने के बावजूद किसी बच्चे को ढूंढा नहीं जा सका और ना ही उस लंबे चौड़े आदमी को ढूंढा जा सका। जिसके बाद कई लोगों ने दादाजी को कहा था, हो सकता है वहां पर आपको बार बार कोई नजर आता है, ये वो शमशान छलावा तो नहीं। लेकिन दादाजी को लग रहा था कि यहां पर कोई शमशान छलावा नहीं आ सकता। शमशान छलावा हमेशा शमशान के आसपास रहता है और अगर हम छलावे के बारे में सोचते रहे तो हो सकता है कोई शैतान इसी तरह से बच्चों को मारने की कोशिश करता रहे। तो उस शैतान को ऐसा करने नहीं देना है। अगर ये हमें बाद में पता लगा कि ये कोई शमशान छलावा है तब बाद में देखा जाएगा, लेकिन बच्चे को बचाना सबसे पहली अहमियत होना चाहिए। इसके बाद दादाजी को ये लगने लगा था कि अगर वहां पर ज्यादा लोग जाएंगे तो उसे शैतान को पकड़ ही नहीं पाएंगे और दादाजी ने उन मंदिरों में रात के वक्त जाना छोड़ा नहीं। 1-2 रातों तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे पिताजी ने तब ये ठान लिया था कि दादाजी थोड़े अड़ियल हैं, वो अकेले ही जाएंगे। लेकिन हो सकता है वो लंबा चौड़ा आदमी अगर दादाजी के करीब पहुंचा वो हमला कर दे और इससे दादाजी को नुकसान हो सकता है। भले ही दादाजी ने एक लोहे का डंडा अपने पास रखा हुआ था, लेकिन फिर भी दादाजी की उम्र ज्यादा थी। तो मेरे पिताजी ने सोचा मैं ऐसा किया करूंगा, जहां जहां ये मंदिर में जाते हैं अकेले जाना ये पसंद करते हैं, साथ किसी को लेकर नहीं जाएंगे, तो मैं इनके पीछे पीछे ही रहूंगा। 2 रातों तक पिताजी दादाजी के पीछे पीछे होते। घर आकर दादाजी पूछते कि मेरा बेटा कहाँ है, रात के वक्त उसे घर होना चाहिए। तो पिताजी बाहर से आते हुए ये कहते, मैं बस अपने दोस्त से मिलने के लिए गया था। ऐसे मेरे पिताजी बहाना लगा देते। ये छठा नवरात्रि का दिन था। वक्त रात के 8:30 बजे का। दादाजी साइकिल से उसी रास्ते से गुजर रहे थे और हर बार रात के वक्त वो उसी रास्ते से गुजरते क्योंकि बच्चे के रोने की आवाज ने उन्हें झकझोर कर रख दिया था। वो चाहते थे कि बच्चे को किसी तरह से वो बचा ले या उस वहशी इंसान के बारे में पता चल जाए ताकि भविष्य में और बच्चों को वो नुकसान ना पहुंचा पाए। तब मेरे पिताजी पीछे ही थे। जैसा उन्होंने बताया, दादाजी ने एक जगह पर साइकिल को रोका। आवाज कोई नहीं आई थी, लेकिन दादाजी एक बार वहां पर देखना चाहते थे। क्या बिना आवाज के भी वहां पर वो छिपा रहता है? हो सकता है किसी बच्चे का इंतजार करता हो। जब बच्चा वहां से कोई गुजरता हो वो उसे पकड़ने की कोशिश करता हो। कई ऐसे अनजान लोग हैं जो शायद पता करने की कोशिश नहीं कर रहे होंगे, या हो सकता है वो अपने ही परिवार के किसी बच्चे के साथ ऐसा कर रहा है और अब मुकर रहा है। जैसे ही मेरे दादाजी झाड़ियों में घुसे थे, उन्हें वो आदमी वहां पर नजर आ गया, जिसके बाद उसके पास कुछ सामान था। वो बड़ा थैला अब भी उसने कंधे पर टांगा हुआ था। फावड़ा उसके हाथ में, वो खुदाई शायद करने वाला था। वो आगे आगे भागने लगा, मेरे दादाजी पीछे पीछे। लेकिन इस बार वो आदमी लंगड़ाते हुए भाग रहा था। शायद उसकी टांग में किसी तरह की चोट लगी होगी और दादाजी को ये मौका लगा। लेकिन पीछे मेरे पिताजी भी ये सब देख रहे थे। पीछे पीछे पिताजी भी भागने लगे। ना तो दादाजी को पता लगा, ना उस आदमी को पता लगा। लेकिन इस बार उस आदमी ने कुछ अलग किया था। वो थोड़ा धीमा भाग रहा। झाड़ियों में एक खास जगह तक भागते भागते दादाजी को पता ही नहीं चला। वो घुमाकर उस शमशान घाट के करीब दादाजी को ले आया था। शमशान घाट के आगे वाली दीवार के पास वो गिर गया। दूर से पिताजी को लगा कि आवाज लगाकर वो कुछ बता दे, लेकिन फिर उन्हें लगा कि मैं भागकर करीब पहुंच ही जाऊंगा। आखिर दादाजी ने उस आदमी को पकड़ लिया है। लेकिन
जब दादाजी ने उस आदमी से उस थैले को छीना, उस थैले में कुछ नहीं था। कुछ रुई थी, कुछ पत्थर थे, लेकिन वो जो आदमी था ना, जब दादाजी ने थैले को खोल लिया, पीछे से मेरे पिताजी ने ये देखा था वहां पर जो हुआ। वो जमीन पर गिरा हुआ 6.5 फुट का आदमी था। अचानक उसका आकार बदला। वो बड़ा अजीब, जिसने दादाजी को कंधों से पकड़ा और वो रबर की तरह खींचकर उस दीवार के ऊपर चढ़ गया और दादाजी को खींचकर शमशान घाट के अंदर ले गया। और तब पिताजी को समझ में आ चुका था दादाजी के साथ जो हो रहा है ये उस शमशान छलावे के कारण हुआ है। वो शमशान छलावा दादाजी को शमशान घाट के करीब ले जाने की कोशिश कर रहा होगा। पहले ऐसा नहीं हो पाया, इस बार ऐसा हुआ, किसी भी कारणवश कह सकते हैं, लेकिन उसने दादाजी को अंदर खींच लिया था। चीखने चिल्लाने की आवाज़ दादाजी की आने लगी, लेकिन पिताजी पीछे ही थे। जिसके बाद पिताजी ने भी उस दीवार को फांदा। टॉर्च उनके पास थी और तब उन्होंने देखा वो जो शमशान छलावा था वो एक गंजे आदमी की तरह था। उसका जो मुंह था वो मगरमच्छ की तरह लंबा हो चुका था और उसने दादाजी के पूरे सर को अपने मुंह में डाला हुआ था, जैसे दादाजी को वो जिंदा ही निकलना चाहता हो। लेकिन जैसे ही उसने पिताजी को देखा, वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा और उसकी आंखें बड़ी तेजी से फड़फड़ा रही थी। पिताजी के पहुंचने के कारण उस शमशान छलावे ने दादाजी को छोड़ा, लेकिन पिताजी ने भी वहां लोहे की रॉड से उस पर वार करना शुरू कर दिया। इतने में दादाजी भी, जो हक्के बक्के रह गए थे, खुद को संभाल पाए और 2 लोग होने के कारण उस छलावे पर वो थोड़ा सा हावी हुए। उन्होंने छलावे पर कुछ वार किए और उस छलावे को भागना पड़ा। वो छलावा उस शमशान घाट से बाहर की तरफ भागा था। फिर पिताजी ने दादाजी को संभाला। वो उस शमशान घाट से बाहर आए, जिसके बाद साइकिल लेकर पिताजी ने दादाजी को घर तक छोड़ा। इस तरह घर में जब ये बात पहुंची, दादाजी को दादी जी ने डांटा भी था, पिताजी ने भी डांटा था। फिर दादाजी समझ पाए और कमाल की बात ये थी, शमशान छलावे ने जब दादाजी को निगलने की कोशिश की थी, दादाजी के सर के ऊपर उस शमशान छलावे की लार लगी थी, जो कि उसके मुंह में होगी ही। और दादाजी का चेहरा अगले लगभग 3 महीने तक काला काला रहा था और ये धब्बे बन गए जो उस लार के कारण हुआ था। बहुत समय लगा था उन दाग धब्बों को हटने में। ऐसे दादाजी समझ पाए थे उन्हें फंसाया गया था और अगर वो अकेले होते शायद उन्हें नुकसान हो सकता था। इसके बाद दादाजी कभी भी अकेले नहीं गए और रात के वक्त उस तरफ जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। फिर गांव वालों ने इकट्ठे होकर उस शमशान घाट में 2 बार पुजारी जी को बुलाया था। वहां पर पूजा पाठ हुआ, धार्मिक अनुष्ठान हुआ, जिसके बाद सबको लगा कि वो शमशान छलावा अब यहाँ पर नजर नहीं आएगा। लेकिन कुछ लोगों को उस वक्त भी शक था, क्योंकि ऐसी घटना 6 महीने बाद हुई थी। ना इसके बीच किसी को भी वो शमशान छलावा नजर आया। अगर वो यहाँ पर मौजूद था तो किसी घटना को उसने अंजाम क्यों नहीं दिया? अगर वो यहाँ से चला गया था तो वो कहाँ गया था? ये सवाल हमेशा के लिए सवाल बनकर रह गया। और उसके बाद भी एक घटना और हुई थी जो उस शमशान छलावे से जुड़ी हुई थी। ये घटना मेरे साथ हुई उससे लगभग 13 साल बाद। 13 सालों तक उस शमशान घाट में ज़्यादातर कोई जाना पसंद नहीं करता था। इस घटना ने सबको इतना ज़्यादा डरा कर रख दिया था कि गांव में नई नई कहानियां लोग सुनाने लगे थे उस शमशान घाट से जुड़ी हुई। कैसे उस शमशान घाट में पैर रखने के बाद लोगों को नुकसान हुआ, कैसे उनके घर में उन्हें लगने लगा जैसे लक्ष्मी टिकती ही नहीं और उनका खर्च ज़्यादा होता है। कई और कहानियां जो लोग सुना रहे थे कि शमशान छलावा कैसे किसी को मार भी सकता है और दादाजी बच चुके थे, हो सकता है किसी और को भी नुकसान हो। फिर उस शमशान घाट का इस्तेमाल धीरे धीरे बंद हो गया। एक और नए शमशान घाट को बनाया गया जो उससे काफ़ी दूरी पर बना था
और उस तरफ जाने की अब किसी को खास जरूरत नहीं थी। आगे एक बोर्ड को लगा दिया गया कि रास्ता सुरक्षित नहीं है। लेकिन इसके 13 साल बाद मेरी उम्र 26 साल हो चुकी थी। मैं कॉलेज की पढ़ाई करके वापस गांव में आ चुका था। ये कहानी मेरे बचपन की सबसे ज़्यादा डरावनी कहानी थी और मैं अब शहर में रहना पसंद नहीं कर रहा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद मैं चाहता था मैं गांव में रहूं और अपने पिताजी के साथ खेतों का काम करूं या किसी और तरह की कोई और नौकरी कर लूंगा, लेकिन मैं रहूंगा गांव में ही। ये सावन का महीना था। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और हमारे गांव के आसपास कई नदियां हैं। सावन के महीने में अगर बारिश हद से ज़्यादा हो जाए तो नदियों का पानी उफान खाने लगता है, जिस कारण किसी किसी समय बाढ़ भी आ जाती है और कई बार रास्ते बंद पड़ जाते हैं। ये हमारे आसपास के इलाके की खासियत थी। इसी कारण बारिश से हर कोई डरा करता था। ज़्यादा बारिश होने के कारण यहाँ पर बाढ़ आ चुकी थी और बारिश में मेरे दादाजी की सेहत भी अब काफ़ी खराब रहा करती थी। तो दादाजी तो ज़्यादातर पलंग पर लेटे ही रहते। वो रात के 7 बजे का वक्त था। ज़्यादातर सबने अपने घरों के ऊपर अनाज को रखा हुआ था ताकि बाढ़ का पानी घर के अंदर आने के कारण अनाज खराब ना हो। सबने बोरों में भर भर कर सामान को छत के ऊपर, जिनके घर 2 मंजिला थे, वो आस पड़ोस के लोगों के अनाज को भी अपने घर में इसी तरह सुरक्षित रखे हुए थे। लेकिन हमारे पास तो पीछे एक गोदाम था। गोदाम की ऊपरी मंजिल पर हमने अपना सारा अनाज रखा हुआ था, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कोई इस तरह से हमारे उस गोदाम से किसी चीज़ को ले जा सकता है। जैसा मैंने आपको बताया, हमारे गांव में चोरी चकारी की घटनाएं कभी नहीं होती थी, लेकिन कभी कभी छुटमुट घटनाएं ज़रूर हो जाती थी। तब रात के 8 बजे बारिश रुक चुकी थी। मैं छत पर चढ़ा हुआ ये देखना चाहता था कि आसपास कितना पानी भरा हुआ है और ये पानी निकलने में कितना समय लगेगा। लेकिन मैंने छत पर से देखा कोई आदमी हमारे उस गोदाम के बड़े गेट के पास खड़ा है और ऐसे इधर उधर पानी में झांक रहा है जैसे किसी चीज़ को उसने पानी में छिपाया हुआ हो। मैं भी चुपचाप देखता रहा। वो आदमी पहले आगे की तरफ चला गया, फिर कुछ देर बाद वो वापस आया। मैं उसकी तरफ देखे जा रहा था क्योंकि इस बार मुझे उस पर शक सा होने लगा था और उसने कुछ ऐसा किया जिस पर मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। मुझे लगा कि वो गोदाम के अंदर घुस चुका है। उसने आगे वाले उस ताले को किसी तरह से काटा है या दीवार के ऊपर से वो निकलकर गोदाम के अंदर गया है। सीढ़ियाँ खुले में ही थी, ऊपर आसानी से जाया जा सकता था। और कुछ देर बाद मैं देखता रहा कि वो बाहर होगा, लेकिन दीवार फांदकर अंदर जाता हुआ तो वो नज़र नहीं आया था। दीवार फांदकर बाहर निकलता मुझे नज़र आया और उसने एक चावल की बोरी को अपने सर पर रखा हुआ, जिसके बाद मैंने उसे आवाज़ लगाई और वो बड़ी तेज़ी से भागने लगा। मैंने उसका कद काठ भांप लिया था। मैं जल्दी से नीचे पहुंचा और उसके बाद मैं उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन तभी मेरे पिताजी मेरे सामने आए और मुझे इस तरह हड़बड़ी करते हुए देख वो पूछने लगे क्या हुआ। मैंने कहा, पिताजी, कोई गोदाम से चावल की बोरी लेकर भाग रहा है। मेरे पिताजी ने तब मुझे समझाते हुए कहा था, चाहे जो हो जाए उसे शमशान घाट की तरफ मत भागना। लेकिन मैं अपने पिताजी की बात मानने वाला नहीं था। मैं तो गुस्से में था कि कोई चोर है, किसी और गांव से आया है। मेरे पिताजी भांप गए, कुछ गड़बड़ है। तभी दादाजी ने भी आवाज़ लगाकर कहा था, अकेले मत जाना, किसी को साथ लेकर जाना। दादाजी ज़्यादातर पलंग पर लेटे रहते। पिछले साल दादी की मौत होने के बाद दादाजी की सेहत ज़्यादा बिगड़ने लगी थी और उन्हें हमारी चिंता ज़्यादा रहती। वैसे भी अब वो घर में अकेले ही थे। मेरे पिताजी दादाजी को कभी छोड़ा नहीं करते थे क्योंकि कभी कभी उन्हें सांस लेने में परेशानी होती। लेकिन इस बार दादाजी को भी लगा कोई बोरी लेकर भागा है। हो सकता है वो शमशान छलावा वापस ना आ गया हो। तो दादाजी ने मेरे पिताजी को कहा, तू भी साथ रहना, इसे अकेले मत जाने देना। फिर क्या, मैं आगे आगे, मेरे पिताजी पीछे पीछे, और मैंने उस आदमी को ढूंढ लिया जो बोरी ले जा रहा था।
जैसा कि हमने सोचा था, सच में वो भागकर गांव से बाहर निकलना चाहता था, क्योंकि वो गांव का कोई आदमी नहीं था और बारिश के कारण, बाढ़ के कारण ज़्यादातर लोग अपने घरों को छोड़कर दूर भी जा चुके थे। जो मौजूद थे वो घरों से बाहर निकले नहीं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा दूरी पर था। फिर हम पीछे पीछे, वो आगे आगे, और जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा होता जा रहा था। हम उसके पीछे और वो पुराने शमशान घाट की तरफ भागने लगा था। भागते भागते मेरे पिता ने एक बार कहा था, चावल की बोरी ही है, हम जाने देते हैं, क्योंकि ये पुराने शमशान घाट की तरफ भाग रहा है। उसकी भयानक कहानियां तुमने सुनी है ना, याद है बचपन की वो कहानियां? मैंने अपने पिता को कहा था, पिताजी डरिए मत, मुझे लगता है ये जो चोर है ना, उसे भी इन कहानियों के बारे में पता है। हो सकता है चालाकी दिखाकर वो हमसे बचने की कोशिश करे, लेकिन हम बचने नहीं देंगे। आगे वाली वो जो नदी है उसे तो वो पार कर नहीं पाएगा, वहां तो उसे रुकना होगा। शमशान घाट के पास कहीं ना कहीं छिप जाएगा, पकड़ लेंगे हम, और मुझे वो चावल की बोरी वापस चाहिए। ऐसे थोड़े ना है, बाढ़ से हमने बचा कर रखी है, कोई मांग कर ले जाता तो अलग बात है, चुरा कर कोई नहीं ले जा सकता। हम उसके पीछे भागते रहे और जैसा हमने सोचा बिल्कुल वैसा हुआ। उसने चावल की बोरी शमशान घाट के अंदर फेंकी और फिर खुद भी छलांग लगाकर शमशान घाट के अंदर चला गया। हम शमशान घाट की दीवार के बाहर, ये पुराना शमशान घाट था जो शमशान छलावे के कारण बंद हो चुका था। तो मैंने अपने पिताजी को कहा, पिताजी जाना तो होगा अंदर, ऐसे नहीं, हम उस छलावे से कब तक डरते रहेंगे? 13 साल हो चुके हैं, कोई घटना नहीं घटी है, वो जा चुका है, दोबारा वो यहाँ नहीं आने वाला। फिर मेरे पिता ने सहमति दिखाई और हम दोनों ने छलांग लगाकर शमशान घाट के अंदर पैर रखा। गांव के किसी इंसान ने पिछले 13 सालों से यहां पर पैर नहीं रखा था। आखिरी बार यहां पर पूजा पाठ करवाया गया था और उसके बाद कभी किसी ने पैर नहीं रखा था। घास काफी ज्यादा थी, इसीलिए इधर उधर कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन शायद उसने वो चावल की बोरी उठा ली होगी। वहां दीवार के पास तो नहीं थी। हमने आवाज लगाई। भागने का एक ही रास्ता था, वो बचकर नहीं जा सकता था। पुराने जगह होने के कारण झाड़ियां बड़ी बड़ी थी। तब एक तरफ से रोने की आवाज आई। ये बिल्कुल जैसी घटना पहले हुई थी वैसी हो रही थी। शमशान घाट के पीछे वाले पिल्लर के पास से आवाज आ रही। कोई झाड़ियों में था जो रो रहा था। मैंने आवाज लगाई, देखो रोने की कोई बात नहीं है, चोरी की है तो तुम्हें सजा मिलेगी, लेकिन अगर तुम खुद बाहर आते हो, अपनी गलती मान लेते हो, तो हम तुझे कोई सजा नहीं देंगे और हो सकता है तेरी कोई मदद करें। चोरी करना ठीक नहीं है, बाहर आ जा। देख, कुछ ऐसा वैसा मत करना जिससे हमें नुकसान हो, फिर तुझे कोई माफ नहीं करेगा। गांव के लोग भीड़ बनाकर आने वाले हैं, देख तुझे कुचल कुचल कर मार डालेंगे, आजा बाहर। लेकिन वो रोता रहा। जब मैं और मेरे पिताजी दोनों तरफ से गए ताकि वो भाग ना पाए, वहां देखकर हम हैरान हो गए थे। ये संभव ही नहीं। दादाजी पिछले 4 सालों से थोड़ा टेढ़ा चलते थे। उनकी कमर में एक चोट लगी थी जिस कारण चलने में उन्हें परेशानी होती जा रही थी। इसी कारण वो हमेशा खटिया पर लेटे रहते थे। यहां बैठे रो रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर मेरे पिताजी ने हैरानी भरे सवाल को पूछा, अरे आप यहां क्या कर रहे हैं? और फिर दादाजी ने ऊपर की तरफ मुंह किया और हंसते हंसते कहने लगे, वो 13 साल पहले बच गया, अब नहीं बचने वाला। जाओ, घर जाओ, उसे बचाने की कोशिश करो। ये कहने के बाद उसने अपना रूप हमारी आंखों के सामने बदला। वो गंजा आदमी बन गया था जिसका बड़ा मुंह, और पिताजी ने ये पहले भी देखा था। फिर हम दीवार फांद कर वहां से बाहर निकले डरते डरते, जिसके बाद मेरे पिताजी घबराए हुए नहीं थे बल्कि चिंतित थे दादाजी को लेकर। उसने जो कहा है सच तो नहीं कहा। हम भागे घर की तरफ और जब हम घर पहुंचे दादाजी के पास कोई नहीं था और
जैसा दृश्य हमने देखा, दादाजी की आंखें खुली थीं, लेकिन वो मर चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने किसी भयानक चीज को देखा और प्राण त्याग दिए। फिर मेरी माँ ने कहा था, क्या हुआ? तुमने तो कहा था उसे पकड़ लिया और चावल की बोरी ले आए। मैंने कहा, पकड़ लिया क्या मतलब? माँ ने कहा कि तुम आए थे कुछ समय पहले, अंदर की तरफ भागे गए, दादाजी को कुछ बताना चाहते थे। फिर तुम बाहर तो आए नहीं, मुझे लगा अंदर ही कहीं बैठे होगे। अब फिर से तुम आए हो, क्या हुआ? माँ ने ऐसे पूछा था। फिर हमने माँ को भी दादाजी के पास जाने के लिए कहा। हमारे घर में शोक का माहौल था। हैरानी की बात यह थी, मैं तो पहले घर आया ही नहीं था। वो शायद शमशान छलावा था जिसने हमें दादाजी का रूप धारण करके दिखाया, और शायद मेरा रूप धारण करके वो घर आया था। और दादाजी को उसने कैसा रूप दिखाया कि उनके प्राण निकल गए डर के कारण। मुंह खुला और आंखें खुली थीं। इस घटना ने हमारे गांव को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था, और इसके बाद यही निर्णय हुआ कि उस शमशान घाट को तोड़ा जाए, उस जमीन पर कुछ ऐसा बनाया जाए जहां पर ऐसी किसी भी शैतानी ताकत को रुकने की जगह ना मिले। तो वहां पर एक छोटे से मंदिर को बनाया गया, एक पीपल का पेड़ लगाया गया, वहां दीवारों को तोड़ दिया गया था। शमशान घाट अब उसे कोई कह नहीं सकता था, और वहां ज्यादातर लोग दिया जलाया करते। कुछ मूर्तियों को स्थापित भी किया गया, और उसके बाद वो शमशान छलावे की कोई घटना नहीं घटी। लेकिन रात के वक्त उस तरफ जाने की हिम्मत आज तक कोई नहीं करता। हमें अब भी लगता रहता है वो शमशान छलावा जैसे किसी एक घटना को अंजाम देने के बाद कहीं गायब हो जाता है, और उसके बाद बहुत सालों बाद भी हो सकता है वो वापस आ जाए। और अगर ऐसा है, शायद भविष्य में वो दोबारा आ सकता है और किसी और को अपना शिकार बना सकता है। दोस्तों, मुझे शमशान छलावे के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर आप में से किसी को भी शमशान छलावे के बारे में जानकारी है कि उससे पूर्ण तरीके से पीछा कैसे छुड़ाया जा सकता है, तो आप ज़रूर बताइएगा। और ये कहानियों को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं, वो भी ज़रूर बताइए। इसी के साथ ये ज़रूर बताइएगा आपको इन कहानियों में से सबसे ज़्यादा कौन सी कहानी पसंद आई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।